A very warm welcome to all of you to Knowledge. अप्रैल पार्किंसंस डिजीज अवेयरनेस मंथ है और आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज की। पार्किंसंस डिजीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे आसपास अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो हैं पेशेंट्स हमें आसपास दिख जाएंगे जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जो थोड़ा सा कंपन से ग्रस्त हैं, जिनको ट्रिमर्स हो रहे हैं, रिजिडिटी है, स्टिफनेस है बॉडी में, और कई बार उनका डायग्नोसिस मिस भी हो जाता है। So let me share a small presentation that I have made for all the patients. ये patients के लिए ही बनी है and let me share this presentation and let me just talk a little bit about Parkinson's disease. So Parkinson's disease जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम पूरी दुनिया में देखें सो 8.5 मिलियन पीपल, like this is the WHO estimates, and it's a huge number, एक बहुत बड़ा नंबर है। और धीरे धीरे पार्किंसंस डिजीज की प्रेवलेंस पहले से ज़्यादा ही होती जा रही है। इट हैज़ डबल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 साल से पार्किंसंस डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो दुगनी हो चुकी है। क्या ये नंबर बिकॉज ये जो नंबर है, क्या ये हमें अब ज़्यादा हम रिकग्नाइज कर पा रहे हैं उसकी वजह से है, या फिर एक्चुअली द प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड? ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई बार ये भी होता है कि हम पहले इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से नंबर कम पता थे, बट प्रेवलेंस का मतलब एक समय में कितने लोग हैं ऐसे जिनको पार्किंसन डिजीज की प्रॉब्लम है। एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ गई है। अगर हम देखें एल्डरली पॉपुलेशन हमारी 1961 में 5.6% थी और 2001 में 7.1%। सो वी आर ग्रेजुअली बिकमिंग एन एल्डरली पॉपुलेशन। एक्चुअली हम अदरवाइज अगर बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो हमारी पॉपुलेशन अभी यंगर साइड पे है। वी हैव मोर चिल्ड्रन एज कंपेयर टू अदर नेशंस, हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं, बट धीरे 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 वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। पार्किंसंस डिजीज एक एल्डरली पेशेंट्स की प्रॉब्लम है। उम्र के साथ, ज़्यादातर मरीजों में उम्र के साथ आती है, कुछ यंग लोगों में भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर एज या 60 इयर्स और अबव में आती है। एक तरीके से मूवमेंट डिसऑर्डर है। मूवमेंट डिसऑर्डर मतलब मूवमेंट्स या आपकी जो मूवमेंट्स होती है उनमें जो प्रॉब्लम है उसको मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर 3 to 8% ऑफ ऑल द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स माना जाता है, कि मतलब जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें से 3 से 8% लोगों को मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, और जितने भी 20% न्यूरोलॉजी के एडमिशन्स होते हैं उनमें वो मूवमेंट डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। और अगर हम देखें कि ओल्ड एज होम में अगर कोई पेशेंट, एक स्टडी हुई थी जिसमें कि ओल्ड एज होम में देखा गया कि कितने रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार की, तो उसमें से देखा गया 33%, 1/3 ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ओल्ड एज होम हैड मूवमेंट डिसऑर्डर्स। और उस सब में सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन क्या था? पार्किंसंस डिजीज। 24% मरीजों में पार्किंसंस डिजीज, ये 24% मूवमेंट डिसऑर्डर का जो 24% है। क्या पार्किंसंस डिजीज सिर्फ मरीजों की प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है। अ, मरीजों के साथ साथ जो केयर गिवर्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी डेली बहुत सारा समय बिताना पड़ता है पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स के साथ, पूरे दिन केयर करनी पड़ती है। और दिस कैन बी ओवरवेलमिंग, बहुत ओवरवेलम कर देता है एज अ फैमिली। सो बेसिकली फिजिकल प्रॉब्लम तो आती है, इमोशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फैमिलीज को आ सकती हैं, बट देन इट इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो हमारे जो एल्डरली लोग हैं वो अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं, जो बेसिकली क्लोज नेट फैमिलीज हैं एल्डरलीज, और जो यंगर जनरेशन से ज़्यादातर इकट्ठे रहते हैं। एंड ओल्ड एज होम्स का वैसे हमारे यहाँ पे ट्रेंड कम है, बट सो दिस इज वन पॉजिटिव पॉइंट अबाउट इंडियन पॉपुलेशन और पार्किंसंस डिजीज पेशेंट्स, बिकॉज उनके पास फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिम्टम्स क्या है? आपने कुछ पेशेंट देखे ही होंगे आसपास। अगर अब मैं बता रही हूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ आएगा कि पेशेंट्स को ट्रेमर्स होते हैं, कंपन होती है, हाथ में भी कंपन हो सकती है, लिप्स में, आवाज़ में, और
नेक में भी कंपन हो सकती है, थोड़े से आगे की तरफ झुकाव हो जाता है। हाथ जो है वो थोड़े से कम मूव करते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जब वो चल रहे होते हैं उनका हाथ थोड़ा कम मूव करता है, स्टिफनेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, और छोटे कदम लेते हैं, छोटे और शॉर्ट एंड फास्ट स्टेप्स, शफलिंग गेट बोला जाता है इसको। सो बेसिकली क्या सिर्फ मूवमेंट से ही प्रॉब्लम आती है पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में, या कुछ हम ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो हाँ पार्किंसन डिजीज में मूवमेंट से पहले भी आ जाती है। कुछ सॉफ्ट साइंस होते हैं जो कि 100% नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ ज्यादातर पेशेंट्स में कब्जे की शिकायत या गैस बनना या फिर स्मेल का कम आना, अ, जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाना, मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, मन में उदासी रहना, घबराहट होना या बीपी थोड़ा सा कम रहना, ये भी सारी प्रॉब्लम्स पार्किंसन डिजीज पे जो हमारी मोटर वाली फेज है, मोटर फेज जिसको बोलते हैं कि जब मूवमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाने शुरू हो जाती है, उससे पहले ये प्रॉब्लम सॉफ्ट साइंस होते हैं। दिस इज समथिंग दैट कैन indicate probably patient might develop Parkinson's. So, but then not all the patients with constipation would develop Parkinson's. So, मतलब पार्किंसन से पहले कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर आता है, बट सारे कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में नहीं आएगा। सो यहाँ पे डरने की बात नहीं है। मोटर सिम्टम्स में जो हमने देखा कि भाई 4 प्रकार के मोटर सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, ट्रेमर्स, कंपन, रिजिडिटी, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न, एकाइनेजिया और ब्रेडिकाइनेजिया जो कि स्लोनेस या फिर धीमापन, और लास्टली पोस्चर एंड बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे, और कुछ पेशेंट्स एक्चुअली फॉल्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं जो कि डेंजरस हो सकता है। फॉल्स एक एल्डरली पेशेंट में थोड़ी सी डेंजरस इसलिए हो सकती है क्योंकि फ्रैक्चर्स को लीड कर सकती है, इंजरीज को लीड कर सकती है, एंड मेनी टाइम्स इट माइट लीड टू इंट्राक्रेनियल हेमरेज, और कभी कभी हेमरेजेस भी हो सकती है ब्रेन में या अदरवाइज। सो ये सारे मोटर प्रॉब्लम्स है। ये देखिए एक कुछ वीडियोस हैं, पेशेंट से हमने परमिशन ले रखी है, और यू कैन सी द ट्रेमर इन दिस वीडियो, राइट? सो patient also is slow, right? And if we see this video, look at this, the gait, it is like जो आपका कंपन के साथ में एक स्टिफनेस भी है, और जो एकदम से जो बैलेंस भी है चलने का वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, और लेफ्ट हाथ जो था वो कम मुड़ रहा था। ये भी इस पिक्चर में भी हम कंपन को देख सकते हैं, राइट? कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं पार्किंसंस डिसऑर्डर के, जैसे कि स्लीप में प्रॉब्लम या नींद में प्रॉब्लम होना, कभी कभी दिमागी रूप से जो हमारा भ्रम बोलते हैं जिसमें, वो भी हो सकते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन जिसको बोलते हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन किसको बोलेंगे कि भाई मेमोरी का थोड़ा सा कम हो जाना, या फिर आपका जो ब्रेन प्रोसेसेस है, प्रोसेसिंग है, जो अगर हम ब्रेन को एक कंप्यूटर के से तुलना करें तो जो स्पीड है उसकी, ब्रेडिफ्रेनिया बोलते हैं, स्पीड का स्लो हो जाना, कि भाई आपकी मेमोरी रिकॉल तो होगी लेकिन थोड़ी धीमी होगी। मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी मूड इश्यूज भी आ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन क्या होता है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट जो है थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो भी किसी किसी पेशेंट में देखा जा सकता है। ये सारी जो है नॉन मोटर सिम्टम्स या मोटर सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम्स पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को हो सकती हैं, और अगर हम इनको समय पे रिकॉग्नाइज कर ले तो हम उनको अटेंड कर सकते हैं और पार्किंसन डिजीज के पेशेंट के सही मैनेजमेंट से उनको हेल्प कर सकते हैं। पेन और डिसस्थीजियास, पेन मतलब दर्द पीठ में, पैरों में स्टिफनेस की वजह से हो सकता है। डिसस्थीजियास का मतलब होता है सूनापन, झंझनाहट, नमनेस हाथ या पैरों में। किसी किसी को जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेशाब का रुकना या पेशाब में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। पार्किंसन डिजीज की स्टेजेस होती हैं बेसिकली, अर्ली, मिड और एडवांस, और इसको 1 2 3 4 5 स्टेजेस में भी कैटेगराइज किया जा सकता है। स्पीड हर पेशेंट की अलग होती है, सारे पेशेंट एक जैसे नहीं होते, किसी किसी पेशेंट की जो प्रोग्रेशन होती है सालों तक नहीं होती, किसी किसी की थोड़ी जल्दी होती है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम सारे एक ही स्पीड पे प्रोग्रेस करेंगे।
तो इसीलिए हमें ये समझना है कि ठीक है, हमारे जो चेष्टा रहेगी कि हम सारे तरीके से उस पेशेंट का मैनेजमेंट करके पेशेंट की जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो कर। तो माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स एंड सिवियर और एडवांस पीडी जो होती है, सो बेसिकली सिम्टम्स के हिसाब से हम माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या रहते हैं कि भाई ट्रेमर एक ही हाथ में है या दोनों तरफ में है, या स्टिफनेस एक ही तरफ में है या दोनों तरफ में है, या फिर बैलेंस की प्रॉब्लम भी आ गई है, वो स्टेज 3 में होता है, या फिर अब पेशेंट को हेल्प की जरूरत है, वो स्टेज 4 में होता है, और कई बार पेशेंट नहीं बिना हेल्प के कुछ भी कर पा रहे होते, या फिर बैलेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या फ्रीजिंग, या फिर मोटर कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो ये सारी स्टेज 5 में होता है। किसी किसी पेशेंट को भ्रम होना, भ्रम मतलब हेलुसिनेशन, कि कोई चीज सामने नहीं है फिर भी दिख रही है या सुनाई दे रही है या महसूस हो रही है। और या डेल्यूशंस, डेल्यूशंस क्या होते हैं, बिलीव्स, एबनॉर्मल बिलीव्स। सो कि कोई बाहर खड़ा है, कोई मुझे मारने आ रहा है, या फिर सामने कोई बैठा है, ये सारी चीजें भी सीवियर केसेस में देखी जा सकती हैं। होता क्यों है पार्किंसंस डिजीज? सो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल बोलते हैं डोपामीन। डोपामीन कुछ सेल से बनता है, प्रीडोमिनेंटली एक ब्रेन का पिछले हिस्से में सब्सटेंशिया नाइग्रा एक रीजन होता है, जिसमें डोपामीन के सेल्स जो होते हैं पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में कम हो जाते हैं। हमें कब पता चलता है पार्किंसंस डिजीज के बारे में? जब 80% सेल कम हो जाते हैं, और तभी ये हमारे, तब तक तो पेशेंट कंपनसेट कर रहे होते हैं। तब जब 80% से ज्यादा सेल खत्म हो जाने लगते हैं और डोपामीन की मात्रा ब्रेन में कम हो जाती है, तो सारे लक्षण सामने आते हैं। क्यों होता है ये डोपामीन के सेल का कमी? बेसिकली कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ लाइफस्टाइल्स और कुछ जेनेटिक्स, ये 3 चीजें एक साथ इंटरप्ले होता है। बेसिकली देयर इज एन इंटरप्ले ऑफ 3 पैरामीटर्स: एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल ऑफ अ पेशेंट एंड द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स या डीएनए या आनुवांशिक गुण। एनवायरमेंट में पेस्टिसाइड्स आर कॉमनली इम्प्लीकेटेड। कुछ दवाइयाँ भी रहती हैं कुछ केसेस में, जिनकी वजह से पार्किंसन डिजीज की प्रॉब्लम आ सकती है। और देर इज समटाइम्स इट इज सेड दैट देर इज अ पर्सनैलिटी टाइप फॉर पार्किंसन डिजीज। जो लोग बहुत ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, स्टेगनेंट होते हैं अपने सोच विचार में, उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो सकती है। क्या आप अकेले हैं पार्किंसन डिजीज की प्रॉब्लम के साथ, या और जैसे आपके जैसे और भी कोई लोग हैं? सो मतलब आप देखेंगे कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी से लड़ाई की है। मोहम्मद अली जो एक बॉक्सर थे, बहुत ही फेमस थे, उनकी बेसिकली उनको पार्किंसन डिजीज हो गई थी। माइकल जे फॉक्स एक बहुत ही मशहूर एक्टर थे, हॉलीवुड एक्टर हैं, सॉरी, एंड ही हैड एक्चुअली अ जेनेटिक फॉर्म ऑफ पार्किंसन और यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। उनको अर्ली 30s में ही हो गई थी जब उनका करियर पीक पे था। रॉबिन विलियम्स आपने देखे होंगे हॉलीवुड की मूवीज में, एंड पोप जॉन पॉल टू, ये सभी पार्किंसंस की डिजीज से ग्रस्त थे, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। माइकल जे फॉक्स तो अपनी, उन्होंने इस बीमारी को लेकर एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना डाली है, michaeljfox.org, जो कि पार्किंसंस डिजीज की रिसर्च को भी फंड करती है। सो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से हमें सीखना चाहिए कि आगे इनको लेके कैसे बढ़ना है, या दूसरों की सहायता कैसे करनी है। क्या सारे पेशेंट्स जो स्लो होते हैं वो पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी स्लो पेशेंट है, या धीमे पेशेंट है, या चलने में प्रॉब्लम है, या बैलेंस की प्रॉब्लम है, सारे पार्किंसंस डिजीज नहीं होते। कुछ पार्किंसंस के मिमिक्स होते हैं जो कि एक्चुअली पार्किंसंस डिजीज को मिमिक करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म बिकॉज ऑफ सम स्ट्रोक, या फिर ब्रेन में क्लॉट की वजह से सेकेंडरी पार्किंसंस का होना, एमएसए या मल्टी सिस्टम एट्रोफी, कॉर्टिको बेसल गैंग्लियोनिक डिजनरेशन, और कई बार सिंपल प्रॉब्लम्स भी होती है जैसे एसेंशियल ट्रेमर्स। सो ऑल द पेशेंट्स विद ट्रेमर इज आल्सो नॉट पार्किंसंस डिजीज। तो इसीलिए एक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। अपने आप ही डायग्नोसिस ना बनाने से अच्छा है कि न्यूरोलॉजिस्ट पे जाएं,
और एक डॉक्टर की सलाह जरूर ले। other diseases, there are times when there are problems and confusions, जैसे कि कई बार पेशेंट उदास होते हैं, वो भी धीमे हो जाते हैं। कुछ और बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, टैक्सिया होता है, जहाँ पे भी पेशेंट फॉल्स के साथ या बैलेंस की प्रॉब्लम्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। कुछ आर्थराइटिस के पेशेंट भी स्लो हो जाते हैं और पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई ये पार्किंसंस डिजीज है या कुछ और है। और कुछ हाइपोथायराइड पेशेंट्स भी जो ऐसे होते हैं जो स्लो हो जाते हैं या धीमे हो जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि जो आपके पेशेंट को पार्किंसंस की प्रॉब्लम है या कुछ और है। कुछ मनगढ़ंत मिथ्स भी हैं। मिथ्स मतलब कि कुछ बातें जो सच नहीं होती। तो कुछ कि यही है कि क्या सारे पार्किंसंस के डिज़ीज़ जेनेटिक पार्किंसन से पीड़ित है? तो वैसा नहीं है। सो बेसिकली सिर्फ 4% ऑफ पीडी पेशेंट्स आर फैमिलियल, बाकी सारे जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एज के साथ होते हैं। अच्छा, और क्या ट्रीटमेंट है इसका? पार्किंसन बिल्कुल ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम पार्किंसन डिज़ीज़ को के मरीज़ों के लिए कर सकते हैं, और ये टर्मिनल इलनेस नहीं है, राइट? सो बेसिकली टर्मिनल इलनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी वज़ह से किसी की जान जा रही है। पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट काम करते रहते हैं। माइकल जे फॉक्स अभी भी बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं। पार्किंसन डिजीज के पेशेंट इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। दे कैन विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर दे कैन ऑप्टिमाइज देयर थेरेपी। उनको अपना मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। अगर वो अपने डॉक्टर के साथ सलाह के साथ अपना मैनेजमेंट ठीक से कर पा रहे हैं, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और वो एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है कि ये सारे मनगढ़ंत बातें हैं, इन पे विश्वास नहीं करना है। पार्किंसंस पेशेंट्स को मेमोरी लॉस ज्यादातर में नहीं होता है। एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट जो है एक छोटी से नंबर या परसेंटेज नंबर में होता है, और वो काफी देर में होता है। ट्रीटिंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो बता नहीं सकते कि भाई आपका धीमे रहेगा या फास्ट रहेगा। ये जो कोर्स है ये बेसिकली जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। आपकी जो पैथोलॉजी है या ब्रेन में कितने प्रॉब्लम प्रोटीन डिपॉजिट, एक सिन्यूक्लियन करके एक प्रोटीन होता है जो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल मर जाते हैं, जिससे डोपा कम हो जाता है। तो बट डॉक्टर्स सिर्फ आपको देख सकते, डॉक्टर्स आपके क्या लक्षण है और वो फॉलो विजिट्स में आपको फॉलो कर सकते हैं कि अच्छा आपकी प्रॉब्लम कितनी तेजी से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है या आगे क्या आएगा, ये डॉक्टर को नहीं पता। सो बेसिकली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ इतना ही जान सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है। सो बेसिकली पार्किंसंस के पेशेंट में बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो जैसे कि कुछ पेशेंट रहेंगे पार्किंसन डिजीज के जिनको डायबिटीज भी रहती है। सो बेसिकली अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स इन दीज पेशेंट्स। पार्किंसन डिजीज आपकी हर प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपको समझना है। तो हर चीज के लिए हम पार्किंसन डिजीज को नहीं ब्लेम कर सकते। कुछ पॉइंट्स है जो हम बताना चाहेंगे कि पार्किंसंस डिजीज जो है आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर है तो इसको हम परमानेंटली क्योर तो नहीं कर पाएंगे। इस बीमारी के साथ हमें चलना होगा और बीमारी के साथ समझौता करना होगा। समझौता कर लेंगे तो हम इस बीमारी को कैसे मैनेज करना है उसको हम समझ के आगे बढ़ पाएंगे। मैनेजमेंट हमें जल्दी ही शुरू करना है ताकि हम ऐसा ना रहे कि हम अपनी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, हमें कौन सी बीमारी है, हमारा आगे फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज कैसे करनी है, हमें दवाई कौन सी लेनी है। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो क्वालिटी जो होती है लाइफ की वो डिट्योरेट कर जाती है। डोपामीन थेरेपी हर चीज नहीं इम्प्रूव कर सकती, ठीक है? तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि डोपामीन बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं हल कर सकती। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि लिवोडोपा जो है बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, डेंजरस मेडिसिन है। देखो, हर बॉडी में और ब्रेन में लिवोडोपा की कमी है। सो ये एक हमारे लिए टूल की तरह है, राइट? कि हमें कितनी देनी है, कितनी मतलब कितना उसका कितनी देर तक असर रहेगा, और हमारे को सेकेंड डोज
किस प्रकार से देनी है, कि इस प्रकार से देनी है कि हमारा जो पूरा दिन है वो कंफर्टेबली निकले। तो उसको लिवोडोपा थेरेपी को देरी करने से या फिर अवॉइड करने से कोई फायदा नहीं होता है। सो कुछ पेशेंट का ये भी मानना है कि कुछ साल के लिए ही काम करती है, सो वो लिवोडोपा एक समय के बाद थोड़ा कम एफिकेसी है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, दैट इज बिकॉज कि बीमारी बढ़ रही है। लिवोडोपा तो अपना काम जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो लिवोडोपा का असर वैसे भी कम हो जाता है। सो शुड डेफर द नेक्स्ट डोज ऑफ लिवोडोपा। सो क्या हमारे को लिवोडोपा की जो नेक्स्ट डोज है क्या देरी से लेनी चाहिए? देखिए, पर्पस ये है कि हमारा पूरा दिन कंफर्टेबल रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। सो आप अपने डॉक्टर की सलाह से, जो भी वो डॉक्टर आपको कहते हैं, आप उसको फॉलो करें, ताकि आपका जो पूरा दिन है कंफर्टेबली निकल पाए, आप अपने डेली एक्टिविटीज या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जिसको बोलते हैं वो आप कर पाए। स्टेम सेल वाला सवाल भी आता है कि क्या हम स्टेम सेल करा लें और क्या इससे परमानेंट क्योर हो जाएगा? सो देखिए, अभी ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, इस पे कोई ठोस सबूत नहीं आया है। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अ, आगे एक्सपेरिमेंट्स का क्या नतीजा आएगा वो समय ही बताएगा, फ्यूचर ही बताएगा। एक एपोमॉर्फिन का भी वीडियो था, उसका फास्ट इरेक्शन है, और पेशेंट एकदम से बैठ जाते हैं, बट बड़ी सारी चीजें हैं कि इंजेक्टेबल है, एक्सपेंसिव थेरेपी है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। और कोई भी आप ये सोच के चलिए कि कोई भी जो दवाई है, कोई भी मैजिक पिल नहीं है यहाँ पे, राइट? सो हर चीज अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि एपोमॉर्फिन की जरूरत है, तो ही हम दे पाए, मतलब तो ही आपको यूज करना चाहिए, अदरवाइज आप उसको मैजिक इंजेक्शन या मैजिक पिल की तरह ना ही दे सोचे। फिजियोथेरेपी, फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। सो जितना एक्टिव रहेंगे उतने आपके मांसपेशियां आपका साथ देंगे, उतनी बीमारी कम बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप मत भूलिएगा। सर्जरी जो होता है कि भाई डीबीएस जिसको बोलते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, क्या वो क्योर है? बेसिकली क्योर नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ है। ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे कि स्टिमुलेट करने से मूवमेंट्स होती हैं या मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे स्टिमुलेशन दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। सो ब्रेन में कुछ वायर्स डाली जाती हैं और जिसके थ्रू करंट का प्रवाह होता है, और जिससे कि आपके कंपन का या फिर स्टिफनेस या स्लोइंग का या धीमापन का निवारण हो सकता है। लेकिन क्या वो क्योर है? नहीं, वो क्योर नहीं है। उसके साथ में भी आपको डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेनी ही पड़ती है, और उसकी जो करंट की जो डोजेज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो भी आपको एडजस्ट करानी पड़ती है। क्या वो डेंजरस है? डेंजरस भी नहीं बोल सकते। सो दैट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन। डीपीएस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव इन दोज पेशेंट्स जहाँ पर दवाइयाँ काम नहीं कर पा रही। अवेयरनेस हमें करनी है, ये पार्किंसन डिजीज के अराउंड मैंने भी करनी है, बाकी डॉक्टर्स ने भी करनी है, और आपने भी करनी है। हम सब मिलके जब तक आसपास अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे कि पार्किंसन डिजीज एक टैबू नहीं है और इस बीमारी को हल भी किया जा सकता है, तो अननेसेसरी का जो डर है आपका या आपके जो नियर एंड डियर वंस का या फैमिली मेंबर्स का, वो भी हमें कम करना है, राइट? तो बेसिकली खत्म करना है कि भाई आप जो है एक ऐसे देश में है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज पार्किंसन डिजीज के लिए अवेलेबल है। पेशेंट को भी पता होना चाहिए, उसके केयर गिवर्स को भी पता होना चाहिए, और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जॉब कर रहा है तो उनके एम्प्लॉयर्स को भी पता होना चाहिए कि पार्किंसन डिजीज के पेशेंट जॉब कर सकते हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, द ओनली थिंग दे नीड इज अ प्रॉपर फॉलो अप विद अ डॉक्टर। Teamwork, it is all about teamwork. Doctor, patient, caregiver, and physiotherapist, rehab people, everybody has to work in sync. सबको एक साथ काम करना है। अगेन पीडी सिम्टम्स जो है सब पेशेंट्स के अलग हैं, वेरिएबल है, और जो पेशेंट्स की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है। सो डायग्नोस सारे पेशेंट्स, अच्छा कहीं पे मैंने एक बार बताया आपको कि पार्किंसंस के मिमिक्स, तो कई बार कुछ पेशेंट्स में हमें मिमिक्स वाले पेशेंट्स में कंफ्यूजन हो सकती है, और इनिशियली हमें लग सकता है कि ये पार्किंसन डिजीज थी, लेकिन
बाद में जैसे जैसे बीमारी इवॉल्व करती है, हो सकता है हम अपना डायग्नोसिस को रिव्यू कर लें। कुछ सब टाइप्स होते हैं पार्किंसन डिजीज के, ये भी एक बार बता देते हैं कि कुछ पेशेंट्स में ट्रेमर्स का प्रॉब्लम होता है ज्यादा, कुछ पेशेंट्स में बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, कुछ पेशेंट्स बहुत रेयर होते हैं जिनमें मेमोरी लॉस होती है, बट हाँ एक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिसपे डिमेंशिया या मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी होती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं पार्किंसन डिजीज के जिसमें कि नॉन मोटर सिम्टम्स जैसे कि डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, जीआई प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें ज्यादा प्रॉब्लम प्रोमिनेंट होती हैं। सो दूसरी चीज क्या होती है, हमेशा मैंने आपको ये समझाया कि सारे पेशेंट्स जो स्लो होते हैं वो पार्किंसन डिजीज में होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन डिजीज लाइक सिंड्रोम्स को रूल आउट जरूर करना है बिफोर आप अपना डायग्नोसिस खुद ना बनाए। एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाए। आई एम श्योर कुछ कुछ चीजें आपको दूसरों को देख के या फिर वीडियोस देख के समझ आ जाती हैं, बट देन कुछ चीजें जो है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट ही आपका एग्जामिन कर पाएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि भाई जो पार्किंसंस डिजीज में यूजुअली नहीं होते, कि भाई बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन की व्हील चेयर में ही आ गए, या फिर बहुत ज्यादा बीपी पल्स रेट फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी आ गए, बोलने की प्रॉब्लम्स आ गई या swallowing की प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर दोनों तरफ एकदम से इकट्ठे ही आ गया पार्किंसन डिजीज, राइट और लेफ्ट में। यूजुअली एसिमेट्रिकल होता है, एक तरफ पहले आता है दूसरी तरफ बाद में आता है, या फिर नॉन मोटर सिम्टम्स है ही नहीं, या फिर स्टिफनेस, एक रिजिडिटी होती है और एक स्टिफनेस स्पेसिसिटी होती है। तो वो स्पेसिसिटी है या पिरामिडल साइंस है, वो सारी चीजें जो होती है वो रेड फ्लैग्स है कि शायद ये पार्किंसन डिजीज नहीं है। बहुत ज्यादा फॉल्स का होना, या फिर रेट्रोकॉलेसिया, पीछे की तरफ आपके ट्रंक या पीठ का मुड़ जाना। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और न्यूरोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डायग्नोसिंग अ पार्किंसन डिजीज पेशेंट। सीटी और एमआरआई का एक लिमिटेड रोल है। बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, बट हाँ अगर हमें कभी कंफ्यूजन है तो फ्लोरिडोपा स्कैन्स और ट्रोडैट स्कैन्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना अपने पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पे ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाई के बिना और दवाई के साथ सर्जरी, स्टेम सेल अभी ऑप्शन नहीं है, जीन थेरेपी भी एक्सपेरिमेंटल है। सो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे को किस तरीके से डायग्नोस करना है, किस तरीके से अपने पेशेंट को सपोर्ट करना है। एक्सरसाइज का एक और वीडियो है जो मैं आपको अभी शेयर करूंगी एक कुछ ही दिनों में, और उसमें हम एक्सरसाइजेस भी आपको बताएंगे कि बेसिक एक्सरसाइजेस पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को डेली बेसिस पे क्या क्या करनी चाहिए। तो हमारा टेक अवे क्या है इस प्रेजेंटेशन से या इस टॉक से, कि भाई हमको समझ आ जाए कि अगर हमारे आसपास किसी को है या हमें है या आसपास मेरे पड़ोस में है या फैमिली में है या किसी और को कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको कि हमें लगता है कि पार्किंसन डिजीज के सिम्टम है, तो हम उनको भेजें न्यूरोलॉजिस्ट के पास ताकि उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके, ताकि वो समय से अपना इलाज कराकर अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से मैनेज कर पाए, एक जीवन की जो क्वालिटी है उनकी अच्छी रह पाए। और सर्जरी जो आप ये चीजें याद रखिए कि सर्जरी एक ऑप्शन है यूजुअली एडवांस केसेस या सीवियर केसेस जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती। फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पेशेंट्स। रोटीन फिजिकल एक्टिविटी, a good level of physical activity will help you slow down the progression of the disease. So finally, ये आपकी लाइफ है और ये आप ही ने डिसाइड करना है कि आप इसको व्हाट डू वी से कि यू हैव टू लिव इट टू द फुल। सो मेक श्योर कि आप इसको एक किंग साइज स्टाइल में जिए और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी देयर। Parkinson's disease is all about managing the quality of life, right? So it is not life threatening, it is not like critical illness, it is just कि हमने अपना डॉक्टरी सलाह से किस तरीके से इस बीमारी को मैनेज करना, कितना फिजिकल एक्टिविटी हमें मेंटेन करना है, सो दैट वी आर एबल टू स्लो डाउन द प्रोग्रेशन। एंड आई थिंक just let me just you know,
With this, I think I will stop my presentation, and I thank all of you for joining this session. Thank you so much. नेक्स्ट हमारा जो टॉक होगा वो एक्सरसाइज पे रहेगा. आई विल बी शेयरिंग द टॉक विद इन फ्यू डेज. स्टे ट्यून विद अस, राइट?